गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित सर। पिछले तासिका में हमने आपके क्लास के हिंदी का मिठाई वाला ये लेसन शुरू किया था और उसकी कुछ जानकारी भी हमने हासिल की। स्पष्टीकरण में हमने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश की। अभी तक मुरली वाला या खिलौने वाला ये जो व्यक्ति है उसके बारे में अभी तक हमने जाना। कुछ महीने बाद मतलब तकरीबन 8 महीने बाद जब सर्दी के दिन थे तो रोहिणी नहाकर स्नान करके अपने मकान पर अपने केश यानी बाल अजानुलंबित मतलब घुटने से नीचे तक जिनके बाल लंबे होते, जिस स्त्री के बाल लंबे होते उसको अजानुलंबित केश राशि बोलते हैं। तो अपने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल वो मकान के छत पर सुखा रही थी। अचानक उसके गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ये आवाज़ सुनकर अचानक उसको ये आवाज़, रोहिणी को ये आवाज़ परिचित लगा, कहीं तो भी सुने जैसा लगा। झट से वो नीचे आई और उस समय उसके पति यानी चुन्नू और मुन्नू के पिताजी घर में नहीं थे, लेकिन उनकी वृद्धा यानी बूढ़ी दादी वहाँ पे ज़रूर मौजूद थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, माँ जी ज़रा चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मतलब बाहर का बरामदा जो था, घर के बाहर जो बरामदा था, उस बरामदे में उस मिठाई वाले को बुलाकर रुका के रखो, ऐसा रोहिणी ने कहा। मैं इधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी, यानी पर्दे के पीछे मैं बैठकर रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इसको चूसते रहते। इन गुणों के होने के सिवा ये खांसी को भी दूर करती है। मतलब ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये मिठाई का कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, जायकेदार है और बहुत देर तक अपने मुंह में घुलती रहती। बड़े चाव से ये बच्चे इनको खाते रहते। ये सिर्फ मिठाई ही नहीं, एक दवा के रूप में भी काम आती है, वो खांसी को दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल और फाकदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ। दादी जी बोली, 16? ये तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। मतलब 1 पैसे की कम से कम 25 तो भी दो। मिठाई वाला बोला, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या बता। खैर मैं अधिक नहीं दे सकता, मतलब मैं इतनी तो भी 16 तो भी दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मुझे नुकसानदायक हो सकता है या मुझे इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। वो बोली, माँ फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मतलब रोहिणी ने यह बात समझ में आ गई कि ये वैसे तो दिखाई देता है लेकिन ये काफ़ी सस्ती दे रहा है, इसलिए 4 पैसे की ले ही लो। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, 2 तो 4 ही दे दे। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही तो दे दो। 1 पैसे की 25 नहीं दे रहे हो तो कम से कम 20 तो दो। मैं बूढ़ी हुई हूँ लेकिन मोल भाव मुझे भी अच्छे तरह से करना आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से मतलब जिनके मुंह में दांत नहीं थे, उनके दांत गिर गए थे, इसलिए पोपले मुंह से वो ज़रा सी मुस्कुराहट करके उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहती। रोहिणी ने दादी से कहा, हाँ पूछो, तुम इस शहर में कभी आए थे या पहली बार आए हो? फिर रोहिणी ने दादी से पूछने के लिए कहा कि तुम इसके पहले भी इस शहर में आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के तो निवासी तुम लगते नहीं, यहाँ के रहने वाले तुम लगते नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, कई बार इसके पहले भी आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ में मतलब पर्दे की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? मतलब उसकी जानने की इच्छा जागरूक हो रही थी कि रोहिणी की कि ये जो आज मिठाई बेचने आया ये वही इंसान है। इसका उसको शक था कि ये पहले मुरली बेचने के लिए या खिलौने बेचने के लिए यही इंसान आया होगा, इसलिए उसने कहा। मिठाई वाला ईर्ष्या और संशय और विस्मय के भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर। मतलब कुछ संशय उस
मिठाई वाले के मन में जागरूक हुआ और उसने कहा कि मैं इसके पहले मुरली भी लेकर आया था और खिलौने भी बेचने के लिए आया था। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला, उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। अब तो उससे और भी कुछ पूछने की उसकी इच्छा हो रही थी, उसका मन अधीर हो रहा था कि उसके बारे में और जानकारी हासिल कर लें। इन व्यवसायों से तुम्हें क्या मिलता है? वो बोला, मिलता क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख प्राप्त हो जाता है। और यही तो मैं चाहता हूँ। मुझे कभी कभी नुकसान भी हो सकता है इस व्यवसाय में, कभी कभी पेट भर के खाने को मिलता है तो कभी नहीं मिलता, लेकिन इसके अलावा मुझे मेरे मन को संतोष मिलता है, धीरज मिलता है और मुझे असीम अत्युच्च परमानंद हासिल हो जाता है। और यही तो मैं चाहता हूँ। सो कैसे? फिर से पूछा गया रोहिणी ने उसको। अब व्यर्थ इन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आज जाने ही दो। उन बातों को सुनकर मुझे आपको दुख ही होगा। अगर मेरी कहानी आप सुनोगे तो मुझे तो दुख होगा ही, लेकिन आपको भी दुख होगा। जब इतना बता ही दिया है तो आगे भी बात बता दो कि तुम्हारी क्या स्थिति है। तुम्हारा हज न होगा तो मिठाई और भी कुछ ले लेंगे। अगर तुम्हारी कुछ दिक्कत नहीं है, तुम अपने बारे में कुछ जानकारी देते हो तो हम और भी मिठाई खरीद लेंगे। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। कुछ समय पहले मैं भी अपने शहर का एक प्रतिष्ठित नामांकित व्यक्ति था। मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर आंतरिक सुख था। मतलब मेरे पास नौकर चाकर, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, मकान, सारी चीज़ें थे। पत्नी थी, 2 बच्चे थे। अंदर, घर के अंदर भी सांसारिक सुख था और बाहर भी संपत्ति मेरे पास बहुत थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मेरे लिए मेरा प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने से सजे हों, मतलब सोने के जैसे मेरे बच्चे थे। वो बहुत प्यारे थे। उनकी अटखेलियाँ मतलब मस्तीखोरी, जो छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा मस्तीखोर होते, बदमाश होते, टहलते रहते, घर के लोगों को परेशान करते लगते, इधर उधर दौड़ धूप करते रहते, यानी मस्तीखोर थे मेरे बच्चे। घर में उनकी मस्ती की वजह से घर में कोलाहल, यानी हमेशा आवाज़, घर में हमेशा वातावरण कभी शांत नहीं रहता था। वो हमेशा इधर उधर उनकी किलकारियाँ, उनकी आवाज़ें हमेशा घर में गूंजती रहती थी। लेकिन समय की गति देखिए, विधाता की लीला देखिए, भगवान की लीला देखिए। अब कोई नहीं है मेरे पास, प्राण निकले नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। मतलब एक कुछ ऐसे हादसे हुए कि वो मेरे से हमेशा के लिए छिन गए, इसलिए मैं अपने बच्चों को बाकी के बच्चों में ढूंढने के लिए निकलता हूँ। वे सब होंगे तो आखिर यही कही, मेरे बच्चे मेरे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन इन्हीं बच्चों में मैं अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुलकर मर जाता। अगर मैं घर में ही रहता तो मैं अपने बच्चों और बीवी के याद में घुल घुल कर मरता ही रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। इन समाज में जो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनमें मेरे अपने बच्चों की मैं छवि ढूंढता हूँ, उनकी झलक ढूंढता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे उन्हीं में उछल कर वो हंस खेल रहे हो। पैसे की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसके पा लेता हूँ। मेरे पास इस व्यवसाय के माध्यम से पैसे आते, मेरे 2 वक्त का गुजारा निकल जाता है। लेकिन जो चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं इन बाकी के बच्चों में उनको ढूंढकर वो भी सुख हासिल करता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की आँख की ओर देखा तो उसकी आँखों में आंसू नजर आए, उसकी आंखें तैर गई। इसी समय सुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लपक कर अपना आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। मतलब वो बच्चे अपनी माँ के पास गए और माँ हमको भी मिठाई चाहिए। उस मिठाई वाले ने कहा कि मुझसे ले लो, कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उल्टाई, कहा, अब इस बार पैसे नहीं लूँगा। रोहिणी ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मिठाई वाले ने पैसे वो नहीं लिए। दादी बोली, अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई
सुर सुनाई दिया, आवाज़ सुनाई दी, उसी प्रकार मादक और मृदुल स्वर गाते हुए वो कहीं दूर निकल गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस लेसन के प्रश्नोत्तर हम अगली तासिका में देखेंगे। आपको यह लेसन नोटबुक के आपके 1 पेज लिखना है और ये कठिन शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।